चैप्टर 20 सेकेंड ईयर फिजिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। रोंजन ने 1895 में एक्सरेज डिस्कवर किए। जो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में आपने इसकी डिटेल्स पढ़े थे वो ये थे कि ये एक कैथोड है, कैथोड से कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स एनोड को स्ट्राइक करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब एनोड को स्ट्राइक करेंगे तो एनोड से कुछ ऐसी रेज एमिट होती है, कुछ ऐसी रेज एमिट होगी जिनकी नेचर अननोन थी। किस सेंस में अननोन थी? वो रेज ना इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो रहे थे ना मैग्नेटिक फील्ड से। इन रेज को नाम दिया एक्स रेज का। एक्स मीन्स अननोन, तो एक्स रेज का नाम दिया गया इनको, इसलिए कि इनकी नेचर अननोन थी। किस सेंस में अननोन थी? ये रेज इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। अब ये एटॉमिक लेवल पर एनोड से कैसे प्रोड्यूस होते हैं? सपोज अगर आप एनोड के एटम्स को कंसिडर कर लें तो एटॉमिक लेवल पर ये रेस कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ये मैकेनिज्म आज हम पढ़ रहे हैं। सो लेट्स कंसिडर एन एटम ऑफ एनोड। न्यूक्लियस के अराउंड ये के शेल कंसिडर कर लें, एल शेल, एम शेल, एन शेल। इसमें मैं इलेक्ट्रॉन्स शो करता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब आप इनके ऊपर कैथोड रेज फोकस करते हैं तो कैथोड रेज भी इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल है। कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल है। मैं इनको लेबल कर लेता हूँ। इट इज के, इट इज एल, इट इज एम, इट इज एन। इलेक्ट्रॉन जब इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा तो ये टारगेट इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिस्प्लेस होगा, यहाँ से रिमूव होगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिस्प्लेस होगा, यहाँ एक वैकेंट स्पेस रह जाएगा। दिस क्रिएट्स अ वैकेंट स्पेस, a hole is created. Now this hole may be filled by electron from any of the electrons from higher shells. अगर ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉन एल शेल से यहाँ पर आ जाए, इस होल को फिल कर ले, तो इलेक्ट्रॉन की जब भी ऊपर से वो नीचे आएगा, उसके ऊपर से नीचे आने पर एक फोटोन एमिट होगा। इस फोटोन को हम नाम देंगे के एल्फा फोटोन, के एल्फा फोटोन या के एल्फा एल फोटोन। के इसलिए कि इलेक्ट्रॉन ने होल क्रिएट किया के शेल में। अल्फा इसलिए कि एक शेल ऊपर से इलेक्ट्रॉन आकर इस होल को फिल कर रहा है। अगर इसी होल को फिल करने के लिए एल की बजाय एम से इलेक्ट्रॉन आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन इस शेल होल को फिल कर ले, अब भी अगेन एक फोटोन एक्सरे का एमिट होगा। उसको आप नाम क्या देंगे? उसको आप नाम देंगे के बीटा एम एक्सरे। बीटा का मतलब है दो शेल्स ऊपर वाले शेल से एक इलेक्ट्रॉन आकर इसको फिल कर रहा है। एम लिखे ना लिखे तो नीचे वाले को हम के अल्फा कहेंगे, इसको हम के बीटा कहेंगे। के इसलिए कि जिस शेल से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ हो के शेल है। एक शेल ऊपर से आ जाए तो अल्फा, दो शेल ऊपर से आ जाए तो बीटा, गेमा, डेटा, डेल्टा, इसी तरह से हम उनकी नंबरिंग करते हैं। तो जब इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो आपने फोकस किया है, ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन होगा। जब इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिस्प्लेस होगा, रिमूव्ड होगा, एक होल क्रिएट करेगा। इस होल को अगर एल शेल से इलेक्ट्रॉन आकर फिल कर ले, एक एल फोटोन एमिट होगा। उस फोटोन को हम के अल्फा कहेंगे। उसी होल को एक एम शेल से इलेक्ट्रॉन आकर फिल कर ले, फोटोन एमिट होगा, उसे हम के बीटा कहेंगे। और अगर एन से आ जाए तो के गेमा आप कहेंगे। ये जो फोटोन्स रिलीज हो रहे, यही फोटोन्स असल में एक्सरेज हैं। यही असल में एक्सरेज है। इन्हें कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। इसलिए कि ये जो एक्सरेज है ये हर टारगेट मेटल के लिए डिफरेंट होंगे, उसकी नेचर पर डिपेंड करेंगे। दे आर कैरेक्टरिस्टिक फॉर ईच एलिमेंट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज।
These are characteristic or specific for the type of target element. अब इस के अल्फा की एनर्जी क्या होगी? के अल्फा की एनर्जी होगी एच एफ, एच न्यू या एच एफ आप लिखते हैं एनर्जी के लिए इक्वल टू एच एफ या एच न्यू। तो एच एफ के अल्फा आप लिखेंगे के अल्फा इज इक्वल टू, इसको किस इलेक्ट्रॉन ने फिल किया? एल ने, तो लिखेंगे एनर्जी ऑफ के माइनस एनर्जी ऑफ एल, या एनर्जी ऑफ एल माइनस एनर्जी ऑफ के आप लिख सकते हैं। इन जो फोटोन एमिट हुआ है इन दो शेल्स के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल एनर्जी पोजेस करेगा, इसका मतलब है सपोज के शेल की एनर्जी 50 है, एल की 100 है, तो अल्फा की जो एक्सरे होगा उसकी 50 जॉल एनर्जी होगी। दोबारा देख ले, इस के बीटा एक्सरे की एनर्जी क्या होगी? आप लिखेंगे एच एफ के बीटा इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ के माइनस एनर्जी ऑफ एम। एम और के के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है उस डिफरेंस के इक्वल के बीटा एक्सरे की एनर्जी होगी। सो लेट्स रिवाइज दिस कंसेप्ट अगेन। इसे आप दोबारा से देखें। इनिशियली ये एटम अपने नॉर्मल स्टेट में है, आपने यहाँ से देखिए कैथोड रेज फोकस किए हैं किसी भी एनोड के एटम को स्ट्राइक करने के लिए। कैथोड रेज का मतलब है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जाकर वहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव कर सकता है, के इलेक्ट्रॉन को, एल को। मोस्टली ये इनर शेल पर अटैक करते हैं। इनर शेल का कोई इलेक्ट्रॉन इन्होंने रिमूव किया, सपोज के से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद वहाँ पर एक होल क्रिएट होगा, वहाँ पर एक होल क्रिएट हुआ। इस होल को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन अगर एल शेल से आ जाए, क्या से आ जाए, तो एक एक्सरे फोटोन एमिट होगा। इस एक्सरे फोटोन का नाम क्या रखेंगे? इसका नाम रखेंगे के अल्फा। अगर इस होल को फिल करने के लिए एम से इलेक्ट्रॉन आ जाए तब भी अगेन एक एक्सरे फोटोन एमिट होगा। उस एक्सरे फोटोन का नाम क्या होगा? के बीटा एक्सरे। इन रेज को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, इसलिए कि ये टारगेट मेटल की एटम्स की नेचर पर डिपेंड करते हैं, इन्हें कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहते हैं। इन रेज का जो स्पेक्ट्रम होगा वो लाइन स्पेक्ट्रम होगा। सो याद रखें, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम। अब एक और टाइप है कंटिन्यूअस एक्सरेज, या उन्हें कहते हैं ब्रेम स्टॉलिंग एक्सरेज या ब्रेकिंग रेडिएशन। दूसरी टाइप है ब्रेम स्टॉलिंग एक्सरेज, या इन्हें कहते हैं ब्रेकिंग रेडिएशन, या इन्हें कहते हैं कंटिन्यूअस एक्सरेज। अब अगर इस तरह से हो कि ये एटम का न्यूक्लियस है, इसके अराउंड शेल्स हैं, आपने जो फोटोन इलेक्ट्रॉन्स फोकस किए हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड के साथ आ रहे हैं, वो शेल के साथ इंटरेक्ट ना करें बल्कि वो आकर न्यूक्लियस को स्ट्राइक करें। इलेक्ट्रॉन्स आकर न्यूक्लियस को स्ट्राइक करें, तो न्यूक्लियस को स्ट्राइक करने पर दीज इलेक्ट्रॉन्स आर स्लोड डाउन, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर स्लोड डाउन, और इनकी जो हाई काइनेटिक एनर्जी है वो एनर्जी कन्वर्ट होती है एक्सरे फोटोन्स में। उन एक्सरे फोटोन्स को हम कहते हैं कंटिन्यूअस एक्सरेज, इन्हें कहते हैं कंटिन्यूअस एक्सरेज या ब्रेम स्टॉलिंग या ब्रेकिंग रेडिएशन। तो देखिए फर्क क्या हुआ? फर्क ये है कि फर्स्ट केस में इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करके उनको डिस्प्लेस करते हैं,
ऊपर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन्स आकर उन होल्स को फिल कर लेंगे, फोटॉन्स एमिट होंगे। ये होंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। और अगर इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट ना करें, न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करें, दे आर स्लोड डाउन बाय न्यूक्लियस। एंड व्हेन दे आर स्लोड डाउन, जो इनकी हाई काइनेटिक एनर्जी है, दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड, इनकी हाई काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी फोटोन ऑफ एक्सरेज में, और इन रेस को हम कहते हैं कंटिन्यूस एक्सरेज, इसलिए कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करते हैं। सो कंटिन्यूस एक्सरेज प्रोड्यूस continuous spectrum and characteristic X-rays produce line spectrum। तो इन्हें हम ब्रेम स्टॉलिंग या ब्रेकिंग रेडिएशन भी कहते हैं। इनका अगर आप एक वीडियो देख लीजिए, so is a very short silent video। इलेक्ट्रॉन आकर न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, स्लो डाउन एंड एक्सरे फोटोन इज एमिटेड। We are talking about the production of X-rays, and if you're taking the American Board of Radiology exam, this concept is going to be very important for you to know. Characteristic X-ray production is one of the interactions that happens aside from Bremsstrahlung. It happens in a lower percentage when you can compare it to Bremsstrahlung, but it is perhaps more important for imaging because it happens at discrete energy levels. And what you're seeing in the diagram here is that we're bombarding the target. In this case, we're going to say this is a tungsten target with electrons, and those electrons are hitting the K shell electron. If you have enough energy, this K shell electron is going to be ejected from this K shell orbital, and the electron from the L shell is going to come down and fill that gap. When that happens, the energy difference between the K shell and the L shell creates what is known as a characteristic X-ray. And that's exactly the difference between the K and the L shell,
and that's why it's known as the characteristic X-ray. It is specific to the type of target that you're using, and that's very important for imaging in radiology. We also must know that the higher your atomic number for the element and the higher the energy, the kVp, the more chances of X-ray interactions you will have. And that goes for both Bremsstrahlung and characteristic X-rays. That being said, if we really take the example of tungsten, we know that its binding energy is around 69.5. So that means that 69.5 keV, so that means that our electrons must have that energy or a little bit more in order to be able to eject the K shell electrons, therefore producing characteristic radiation. Have in mind that you're bombarding with an electron, you eject another electron, but the energy that you really care about is the photon energy, or the characteristic X-ray is a photon that you're emitting, and that's what you're going to use for a lot of your imaging spectrum. That being said, we must also recognize that if we don't meet the energy level to eject the K shell, we need to increase our kVp so that we produce higher energy electrons. If we change MAS or MAs, we're not going to really affect the maximum energy of our beam. And when we increase kVp, we know that we're increasing maximum energy, average energy, Bremsstrahlung, and characteristic X-rays interactions like we mentioned. We also know that the minimum energy is not affected because we're only changing the maximum and the average. We do have X-rays that are more penetrating now, and that's important for imaging. So the higher kVp, the more penetrating the X-rays. However, the energy from characteristic X-rays is not going to change because it really is the difference between two orbitals, whether that's K and L or L and M. Those X-rays are going to have characteristic energies. The reason we don't talk that much about the X-ray tubes produce X-ray photons by sending high-speed electrons from the cathode to the anode. As the electrons hit a tungsten anode, their kinetic energy is converted to X-ray energy. Two processes are responsible for producing X-ray photons: Bremsstrahlung and characteristic. While Bremsstrahlung is responsible for producing the majority of X-ray photons, once an electron's kinetic energy reaches 69.5 keV and above, characteristic interactions will begin occurring. This is because a tungsten atom's K shell binding energy is equal to 69.5 keV. A characteristic interaction occurs when a 69.5 keV electron approaches an atom and ejects a K shell electron from its orbit. In this case, a 70 keV electron is shown ionizing the tungsten atom. This ionization event creates a vacancy in the K shell of the atom. Because the atom is now electrically charged due to a missing electron, it works to restore its neutral charge by filling the vacancy with an electron from an outer shell, usually the L shell. The atom continues to neutralize itself by having an electron from the M shell fill the vacancy left in the L shell. In turn, an N shell electron serves to fill the vacancy in the M shell until all of the shells are once again filled. This movement of electrons is termed a characteristic cascade. It is important to remember that each electron orbital has a distinct binding energy level. Note that the L shell binding energy is only 12 keV compared to the K shell's binding energy of 69 keV. Due to this energy difference, a characteristic X-ray photon emerges which is equal to the difference between the two electron binding energies. This satisfies the law of conservation of energy.
The energy levels of the characteristic photons produced during this interaction are distinct and never change. An electron transition from the L shell to the K shell will always produce a 57 keV energy photon in a tungsten target. When graphed on an X-ray emission spectrum graph, characteristic interactions produce the discrete spikes shown. Electron transitions may also occur between other shells and the K shell as higher kVp levels are chosen. For example, M through K shell transitions result in 67 keV characteristic photons due to the binding energy differences between those two electron shells.